हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी आज बिहार पीजीटी होम साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके बिहार एस्टेट के लिए भी काफी काम आएंगे। तो हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मांस का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन ए है हमारा मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी है हमारा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है हमारा मायोसिन एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा एक्टिन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मायोग्लोबिन। तो मांस का लाल रंग किसके कारण होता है, मायोग्लोबिन के कारण होता है। मायोग्लोबिन लोहे और ऑक्सीजन का बाध्यकारी प्रोटीन है जो सामान्य रूप से सभी स्तनधारी मांसपेशियों के टिश्यू में पाया जाता है। किसके टिश्यू में पाया जाता है, सभी स्तनधारी के मांसपेशियों के टिश्यू में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मायोग्लोबिन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों पर दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। स्टार्च करना एवं कड़क करना, फेल्टिंग एवं नैपिंग, सिकुड़न अवरोधक एवं फ्लेम प्रूफिंग, छालन और विरंजक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सिकुड़न अवरोधक एवं फ्लेम प्रूफिंग। यानी कि वस्त्रों में दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा कौन सी है, सिकुड़न अवरोधक एवं फ्लेम प्रूफिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, सिलाई मशीन में असमान टाके आने का कारण है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन ए हमारा प्रेशर फुट पर कम दबाव, ऑप्शन बी हमारा प्रेशर फुट पर अधिक दबाव, ऑप्शन सी हमारा धागा ढीला होना है एंड ऑप्शन डी हमारा धागे में असमान खिंचाव। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि धागा ढीला होना। तो धागा अगर ढीला होगा तो असमान टाके आएंगे। इसी तरह सिलाई मशीन में असमान टाके के कुछ और कारण भी होते हैं, जैसे कभी कभी मशीन की बखिया ठीक नहीं आती है। ये किस कारण ठीक नहीं आती है, अगर धागा ठीक से डाला ना गया हो सुई में और दोनों ओर धागे का तनाव एक सा ना हो तो सिलाई कैसी आती है, असमान टाके आते हैं सिलाई में। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहती है डैश कहलाती है। हमें फिल करना होगा जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी कि क्या कहलाती है। तो ऑप्शन दिए हुए हमारे, खुली प्रणाली, बंद प्रणाली, अर्ध बंद प्रणाली या अर्ध खुली प्रणाली। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए खुली प्रणाली। यानी कि वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहती है वह क्या कहलाती है, वह खुली प्रणाली कहलाती है। तो खुली प्रणाली यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घरेलू उपकरण समय तथा शक्ति बचत करता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन हमारा प्रेशर कुकर, टेलीफोन, रेंच या टेलीविजन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए प्रेशर कुकर। यानी कि प्रेशर कुकर का उपयोग करके हम समय और शक्ति दोनों की बचत कर सकते हैं। प्रेशर कुकर भोजन पकाने का ऐसा बर्तन होता है जिसमें भोजन हम हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे बनाते हैं। कैसे, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर भोजन पकाया जाता है इसमें। और इससे क्या होता है, समय और ईंधन दोनों की बचत होती है तथा हमारे पोषक तत्व भी अधिक नष्ट नहीं होते। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि प्रेशर कुकर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, मध्यम प्रकाश से भवन में उत्पन्न नहीं होती। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा उदासीनता, तनाव, थकान तथा लास्ट ऑप्शन है हमारा सज्जा में सौंदर्य वर्धन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सज्जा में सौंदर्य वर्धन। क्वेश्चन में हमारे पूछा गया था मध्यम, ये मध्यम नहीं होगा, ये मध्यम होगा। मतलब मध्यम प्रकाश से भवन में उत्पन्न नहीं होती। नहीं वाले पे हमें अक्सर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं वाले क्वेश्चन को हम इग्नोर कर देंगे तो इसमें हम गलत कर देंगे हम क्वेश्चन के आंसर को। तो क्या है, मध्यम प्रकाश से भवन में क्या नहीं होता, सज्जा में सौंदर्य वर्धन नहीं होता है। और मध्यम प्रकाश से होता क्या है, अगर हमारे घर में मध्यम प्रकाश होगा यानी कि डिम लाइट होगी तो उससे उदासीनता होगी, तनाव होगा और थकान होगी। और क्या नहीं होगा, सज्जा में सौंदर्य वर्धन नहीं होगा। तो प्रकाश के माध्यम से भवन को सजाया जाता है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, जनसंचार में पीएसए क्या है, पीएसए का तात्पर्य है। ऑप्शन दिए हुए हमारे, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, ऑप्शन बी हमारा पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, ऑप्शन सी हमारा पब्लिक सर्विस एक्सेस, ऑप्शन डी हमारा पब्लिक सर्विस अकाउंट।
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। क्या होता है पीसीए की फुल फॉर्म होती है ये पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, एपीडायस्कोप का दूसरा नाम है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओपेक प्रोजेक्टर एंड मूवी प्रोजेक्टर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ओपेक प्रोजेक्टर, यानी कि एपीडायस्कोप का दूसरा नाम क्या है, ओपेक प्रोजेक्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, ऑप्शन ए हमारा 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन बी हमारा 5 सितंबर 1954, ऑप्शन सी हमारा 2 नवंबर 1956 एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 10 अक्टूबर 1958। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर मोस्टली टीजीटी पीजीटी एग्जाम में देखने को मिला है, यहाँ तक कि ये नेट के एग्जाम में भी आ जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1952 को क्या हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1952 को। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में लिया जाने वाला आयु समूह है। तो इसमें ऑप्शन दिए हो हमारे, ऑप्शन ए हमारा 5 से 20 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 15 से 25 वर्ष या 15 से 35 वर्ष। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 15 से 35 वर्ष, यानी कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में 15 से 35 वर्ष वाले आयु समूह को पार्टिसिपेट किया जाता है, करते हैं 15 से 35 आयु वाले। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो ये दिया हुआ है ना, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, ये कब आया था, 1988 में आया था। कब आया था, सन 1988 में आया था। क्या आया था, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, और इसके अंतर्गत 15 से 35 आयु समूह वाले व्यक्तियों को लिया गया था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, यह कथन किसने कहा था। कौन सा कथन, प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है। ऑप्शन दिए हो हमारे, एल डी कलसे, डी एस मेंजर, ओपी धामा एंड एसी बुरेट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एल डी कलसे, यानी कि एल डी कसले द्वारा ये कहा गया था कि प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। तो अनौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है, अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो व्यक्ति को स्कूल कॉलेज से बाहर मिलती है, यानी कि व्यक्ति अपने पर्यावरण के परिवेश से सीखता है। अनौपचारिक शिक्षा में समय और पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा ये किसने कहा था, ये एल डी कलसे ने कहा था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे 8 से 12 महीने, 12 से 36 महीने, 8 से 24 महीने या 24 से 48 महीने। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 24 से 48 महीने। एक बच्चा जो होता है वो टॉडलर कब कहलाता है, 24 से 48 महीने, और 24 से 48 महीने का मतलब होगा 2 से 4 वर्ष का बच्चा क्या कहलाएगा, टॉडलर कहलाएगा। और बाल विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, क्योंकि यह अवस्था शारीरिक और मानसिक दोनों विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अच्छा, आप लोग ये बताइएगा कमेंट में जरूर कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट में। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था। तो ऑप्शन दिए हुए हमारे, सिगमंड फ्राइड, माइकल एच इरिकसन, जीन पियाजे या एल्बर्ट बेंडूरा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सिगमंड फ्राइड, यानी कि सिगमंड फ्राइड ने ही क्या दी थी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत की मान्यता यह थी कि प्रारंभ में बच्चे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों के व्यवहार का अनुकरण करके सीखते हैं, मतलब जैसे माता पिता व्यवहार करेंगे वैसे ही उनके बच्चे व्यवहार करते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अहम का कार्य आधारित है। अहम का कार्य किस पर आधारित है, आपको ये बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, सुख सिद्धांत पर, वास्तविकता सिद्धांत पर, प्रतिवर्ती क्रिया पर एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा व्यवहारिक अनुभव पर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि वास्तविकता सिद्धांत पर। ये किस कार्य पर सिद्धांत करता है, ये अहम पर। अहम किस पर कार्य करता है, वास्तविकता के सिद्धांत पर। इसमें 3 होते हैं, जैसे मैं बता दूं आपको,
एक होता है आपका इड, एक होता है आपका ईगो एंड एक होता है आपका सुपर ईगो। क्या होता है? सुपर ईगो। तो इड, तो जो इड होता है ना हमारा, इड हमारा अनकॉन्शियस माइंड से संबंध रखता है। किससे? अनकॉन्शियस माइंड का मतलब हमारा हमारे अचेतन मन से संबंधित होता है। अचेतन मन से कौन संबंधित होता है? इड। और हमारे ईगो किससे संबंधित होता है? ईगो संबंधित होता है हमारे अवचेतन मन से। किससे? अवचेतन मन से, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड से। और इसी तरह सुपर ईगो है, सुपर ईगो हमारा किससे संबंधित होता है? चेतन मन से, यानी कि कॉन्शियस माइंड से। तो ईड किससे संबंधित होता है? अचेतन मन, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड से। एंड ईगो संबंधित होता है हमारा अवचेतन मन, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड से। एंड सुपर ईगो हमारा संबंधित होता है चेतन मन, यानी कि कॉन्शियस माइंड से। तो इट किस पर काम करता है? इट काम करता है आनंद की प्राप्ति पर। और इसी तरह देखा जाए तो ईगो किस पर काम करता है? ईगो काम करता है वास्तविकता के सिद्धांत पर। एंड सुपर ईगो जो होता है, सुपर ईगो कार्य करता है नैतिकता के सिद्धांत पर। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्पना में क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे स्वयं रचनात्मकता होती है, सृजनात्मकता होती है, पूर्व अनुभवों के आधार पर नया पुनर्गठन होता है, या उपयुक्त सभी। तो हमें इसमें बताना है कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूं, कल्पना में स्वयं रचनात्मकता भी होती है और सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी भी होती है, और पूर्व अनुभव के आधार पर नया पुनर्गठन भी होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कल्पना में क्या क्या होता है? कल्पना में स्वयं रचनात्मकता भी होती है, सृजनात्मकता भी होती है, और पूर्व अनुभव के आधार पर नया पुनर्गठन भी होता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, फेफड़े द्वारा बाहर फेंकी गई गैस होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन, नाइट्रिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब ये आप लोग फिफ्थ या सिक्स से पढ़ते चले हैं, बल्कि उससे और पहले से आप ये क्वेश्चन पढ़ते चले, और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी अभी तक आ रहा है ये क्वेश्चन। तो फेफड़े द्वारा बाहर फेंकी गई गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और श्वसन क्रिया के दौरान हम लोग क्या कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो हम इन्हें अंदर हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस अंदर ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम बाहर छोड़ते हैं। इसी तरह जो पेड़ पौधे होते हैं वो एकदम अपोजिट कार्य करते हैं हमारे। ठीक है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, मंदाग्नि यानी कि डायस्पेसिया का अर्थ है। ऑप्शन दिए हुए हमारे मंद दृष्टि, भूख की कमी, नींद की कमी, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा बदहजमी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बदहजमी, यानी कि मंदाग्नि या डायस्पेसिया का अर्थ क्या होता है? बदहजमी। तो व्यक्ति जब अनियमित तथा वसायुक्त भोजन का सेवन अधिक कर लेता है तो उसकी पाचन शक्ति अव्यवस्थित या कमजोर पड़ जाती है, जिससे क्या हो जाता है? जिससे बदहजमी हो जाती है। और इस बदहजमी को हम दूर कैसे कर सकते हैं? फल या रेशेयुक्त भोजन का सेवन करके। पाचनशीलता में वृद्धि होती है इससे, तो बदहजमी दूर हो जाती है इससे। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, शुद्ध वायु में सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। यानी कि शुद्ध वायु में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, और नाइट्रोजन गैस लगभग होती है हमारे वातावरण में 78%। कितना होता है? 78%। यहीं पर ऑक्सीजन होती है हमारी लगभग 21%। कितनी होती है ऑक्सीजन? 21%। तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है हमारे वातावरण में? नाइट्रोजन, 78% होती है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईईसी यानी कि आईईसी का पूर्ण रूप है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट काउंसिल, इंडियन इकोनॉमिक काउंसिल एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो आईसी के फुल फॉर्म बताना है आपको। आईसीई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एजुकेशन तथा कम्युनिकेशन, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या फुल फॉर्म होगी आईसी की? आईईसी की, सॉरी किसकी? आईईसी की फुल फॉर्म क्या होगी? इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा,
तजुर्बे की कमी एवं निरंतर आलोचना यह परिणाम हो सकता है। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है तजुर्बे की कमी से और निरंतर आलोचना यह किसका परिणाम हो सकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे बॉर्डम फटीग, फिजिकल फटीग, फ्रस्ट्रेशन फटीग एंड सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी फ्रस्ट्रेशन फटीग। फटीग क्या होती है? फटीग होती है थकान। क्या होती है फटीग? फटीग किसको बोलते हैं? फटीग बोलते हैं थकान को। थकान 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी फिजिकल फटीग, एक होती है बॉर्डम फटीग, एक होती है हमारी फ्रस्ट्रेशन फटीग। फिजिकल फटीग कौन सी होती है हमारी? फिजिकल फटीग होती है यदि हम किसी एक ही कार्य को बार बार एक ही जैसे करते हैं तो हमें बोरियत होती है बहुत ज्यादा, तो वो कौन सी थकान कहलाती है? हमें बोरियत थकान यानी कि बॉर्डम फटीग कहलाती है। इसी तरह हमारी फिजिकल फटीग होती है अत्यधिक शारीरिक कार्य करने के द्वारा। अगर हम बहुत ज्यादा शारीरिक कार्य करेंगे तो इससे हमारे शरीर के अंदर क्या होगा? लैक्टिक एसिड का जमा हो जाएगा। किसका? लैक्टिक एसिड का। और ये लैक्टिक एसिड का जमाव जो होता है हमारा मांसपेशियों में हो जाता है, जिससे क्या होती है? हमें फिजिकल फटीग यानी कि शारीरिक थकान होती है। इसी तरह हमारा है फ्रस्ट्रेशन फटीग। फ्रस्ट्रेशन फटीग में ये होता है जैसे हम किसी कार्य को करते समय निरंतर हम असफल हो रहे हैं, तो ये कौन सा थकान में आएगा? ये हमारा आएगा फ्रस्ट्रेशन फटीग में। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा सिस्टोलिक दाब होता है जब। ऑप्शन दिए हुए हमारे रक्तदाब निम्न होता है, रक्तदाब सर्वाधिक होता है, रक्तदाब नहीं के बराबर होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि रक्तदाब सर्वाधिक होता है। तब कौन सा दाब कहलाता है? ये सिस्टोलिक कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है हमारा अक्सर 120 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है हमारा 80। तो हम इसको लिखते कैसे हैं बता दो। हम इसको लिखते हैं ऐसे करके, और ये जो होता है इसकी mmHg ये इसकी यूनिट होती है। क्या होती है? 120 एंड 80 mmHg, ये mmHg इसकी यूनिट होती है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा कौन सा होगा? यानी कि 120 जो हमारा रक्तदाब सर्वाधिक होता है, और जो रक्तदाब हमारा निम्न होता है वह क्या होता है? हमारा डायस्टोलिक। निम्न दाब वाला होगा हमारा डायस्टोलिक और सर्वाधिक दाब वाला होगा हमारा सिस्टोलिक। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे पूर्व बेसिक शिक्षा शब्द किसकी देन है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन ए हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी हमारा ताराबाई मॉडक यानी कि ताराबाई मॉडक, ऑप्शन सी हमारा महात्मा गांधी एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा मारिया मोंटेसरी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। यानी कि पूर्व बेसिक शिक्षा यह किसकी देन है? ये महात्मा गांधी जी की देन है। और साथ में रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो पूर्व बेसिक शिक्षा किसकी देन है? हमारी महात्मा गांधी जी की देन है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस पे योगदान दिया था? भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में। किसमें? भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में किसने योगदान दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके सिर्फ बिहार पीजीटी के लिए नहीं बल्कि बिहार एस्टेट के लिए भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के आयोग ने क्या किया है कि बिहार का आयोग पीजीटी के एग्जाम के पहले बिहार एस्टेट का एग्जाम लेगा, उसके बाद हमारा पीजीटी का एग्जाम होगा। तो आपके ये क्वेश्चन एस्टेट में भी काम आएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार में से किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे 3 से 18 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है हमारा 6 से 14 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है हमारा 3 से 6 वर्ष एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 6 से 18 वर्ष। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि 6 से 14 वर्ष। क्या है? सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सम्मिलित किया गया था। और इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है निशुल्क और क्या नाम है इस अधिनियम का संक्षिप्त? निशुल्क और अनिवार्य यानी कि कंपलसरी अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार यानी कि
इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी। यह कब हुआ, यह कब आया? यह 2009 में आया। किस सन में आया था ये आया था 2009 में। और अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ये आ तो 2009 में गया था, लेकिन इसको कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू किया गया था? इधर लिख देती हूँ मैं, 2010 को लागू किया गया था। तो कौन से बच्चे सम्मिलित किए जाते हैं इसमें? 6 से 14 वर्ष के बच्चे। और ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, उद्यान लगने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन दी हुआ हमारे, ताकि मित्र रिश्तेदार मिलने आ सके। ऑप्शन बी हमारा, हमें अपने माँ बाप की डांट से थोड़ी देर से मुक्ति प्राप्त कर सके। ऑप्शन सी हमारा, जनता को शुद्ध वायु युक्त शांति प्रिय स्थान मिले ताकि वह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हम उद्यान नहीं लगाएंगे तो हमारे घर पे रिश्तेदार मिलने ही नहीं आएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि उद्यान हम इसलिए लगाते हैं कि मम्मी पापा की डांट से हम थोड़ी देर के लिए मुक्ति पा जाते हैं। तो हम उद्यान किस लिए लगाते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, यानी कि जनता को शुद्ध वायु युक्त शांति प्रिय स्थान मिले ताकि वह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। इससे क्या होता है हमारा, मेंटली हम एकदम ठीक रहते हैं शुद्ध वातावरण में। शुद्ध वायु और शुद्ध वातावरण में हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से हम स्वस्थ रहते हैं। तो उद्यान लगने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उद्यान लगने का प्रमुख उद्देश्य जनता का शुद्ध वायु युक्त शांति प्रिय स्थान मिले और ताकि वह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हमारा CPCB दर्शाता है। क्या है? CPCB दर्शाता है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। CPCB की फुल फॉर्म क्या होगी? तो ऑप्शन दी हो हमारे, कॉमन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन बी हमारा, क्रिटिकल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एंड थर्ड ऑप्शन हमारा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा, सेंट्रल पॉल्यूशन केयर बोर्ड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या फुल फॉर्म है CPCB की? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इसकी स्थापना कब की गई थी? CPCB की स्थापना हुई थी सितंबर 1974 में। कब स्थापना हुई थी CPCB की? सितंबर 1974 में। और क्या फुल फॉर्म है CPCB की? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमारा, तंबाकू के अधिक सेवन से होता है। ऑप्शन दी हो हमारे, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मुख में कैंसर हो सकता है, या उपयुक्त सभी। तो तंबाकू के अधिक सेवन से हृदय की धड़कन भी बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और मुख में कैंसर भी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि तंबाकू के अधिक सेवन से ये सब बीमारियां हमें हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो तंबाकू का बॉक्स आता है, यानी कि जो डिब्बा आता है या जो गुटके वगैरह आते हैं, उसमें अलग से एक पिक्चर दी होती है। पिक्चर में होता है, मुंह का कैंसर दिखाया गया होता है कि इसको नहीं खाना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग इसको खाते हैं। तो इससे क्या क्या हो जाता है? इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और मुख में कैंसर हो सकता है। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ये, शरीर में से व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, ऑप्शन ए हमारा परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन बी हमारा उत्सर्जन तंत्र, एंड ऑप्शन सी हमारा श्वसन तंत्र, एंड ऑप्शन डी है हमारा इनमें से सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, उत्सर्जन तंत्र। यानी कि शरीर में से व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और मानव अपने शरीर के व्यर्थ पदार्थों का उत्सर्जन किसके माध्यम से करता है? किडनी के माध्यम से। किसके माध्यम से करता है? किडनी के माध्यम से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन सहयोगी होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, ऑप्शन ए हमारा एल्यूमिन, ऑप्शन बी हमारा फाइब्रोनोजन, ऑप्शन सी हमारा ग्लोब्यूलिन, एंड ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइब्रोनोजन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फाइब्रोनोजन। यानी कि रक्त के जमने में फाइब्रोनोजन प्रोटीन सहयोगी
होता है। जो फाइब्रिनोजन मानव के ब्लड में पाया जाने वाला एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो कि चोट लगने पर रक्त प्रवाह को रोकने के लिए थ्रम्बिन का फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। किसका परिवर्तन करता है? थ्रम्बिन का परिवर्तन करता है किसमें? फाइब्रिन में। किसमें? फाइब्रिन में। और यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। कौन मदद करता है? फाइब्रिनोजेन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि फाइब्रोनेजेन। तो रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन सहयोगी होता है? फाइब्रोनेजेन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है 100 ml मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे 59 से 60 mg, ऑप्शन बी हमारा 60 से 70 mg, ऑप्शन सी है हमारा 80 से 120 mg एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 60 से 80 mg। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 80 से 120 mg, यानी कि 100 ml मानव रक्त ग्लूकोज में मानव ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? होती है हमारी 80 से 120 mg। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमारा आज का अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं हमारे फैगोसाइट्स एक प्रकार के हैं, क्या है? आपको बताना है कि फैगोसाइट्स क्या होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हमारे आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, बिम्बाणु का या लसिका का। क्या ऑप्शन दिया हुआ हमारे? फर्स्ट पूछा है फैगोसाइट एक प्रकार का आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी है या बिम्बाणु है या लसिका है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें राइट, पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डब्ल्यूबीसी। तो फैगोसाइट्स एक प्रकार का क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। तो इसमें हम ये देख लेते हैं आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होगी। आरबीसी को कहते हैं हम रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं किसको? डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं व्हाइट ब्लड, व्हाइट ब्लड हो जाएगा हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या हो जाएगा? आरबीसी को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। तो फैगोसाइट्स एक प्रकार का होता है, फैगोसाइट्स एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। और जो आरबीसी होती है, जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 डेज का होता है। कितना होता है जीवन काल इनका? 120 डेज का होता है जीवन काल इनका। और फैगोसाइट्स एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी, यह मृत कोशिकाओं को खाने का कार्य करती है। क्या करती है फैगोसाइट्स? फैगोसाइट डब्ल्यूबीसी में क्या कार्य करती है? यह मृत कोशिकाओं को, यानी कि डेड सेल को खाने का कार्य करती है। किसको? मृत कोशिकाओं को, यानी कि किसको खाने का कार्य करती है? डेड सेल का। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। तो आप लोग ये जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे आज के। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।